हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर के आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम कर चुके हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमें दिया है इतना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? एफ क्रॉस डी। और आंसर में भी यहाँ पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी दी गई है तो ये वेक्टर क्वांटिटी तो तभी निकाल सकते हो क्योंकि मुझे इतना पता है कि मोमेंट क्या होता है, एफ और डी से कुछ करना है, ठीक है। एफ इसमें दे रखा है, डी कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, जिसके परिधि निकालते हैं, उसमें से इसको माइनस कर देना है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो आई माइनस आई 0 हो गया, माइनस जे प्लस 2j हो गया, प्लस जे के माइनस 0 हो गया के। इसके अबाउट निकालना है और फोर्स दे रखा है हमें ये। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि आंसर सारा वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही निकलेगा, वरना सीधा सीधा याद रख लो कि जब भी आपको मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, बलाघूर्ण निकालना है, तो क्या करते हैं? एफ क्रॉस डी कर देते हैं, ठीक है। बलाघूर्ण निकालना होता है तो क्या करते थे? एफ क्रॉस डी। तो ये हो जाएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें से इसको माइनस करके जो भी आएगा उसके साथ। तो डी कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस, ये डी आ गया, ये हमारा एफ हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई जे के लिखते थे और फोर्स वाले में 3 4 -5 लिखा हुआ है। और ये जो है डी, आई वाला तो है नहीं कुछ भी, जे वाला 1 है, के वाला 1 है। और ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है। आई कितना हो जाएगा? 4 + 5 9। तो 9 वाला कौन सा है? 9 वाला एक तो ये है, एक ये है। अब ये देख लो, सेकंड वाला ही निकाल के देखो बस। तो जैसे हम ये वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा? -j3 तो ये 9i -3j वाला ये है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितनी ज़रूरत होती है बस उतना ही सॉल्व करना चाहिए, फालतू क्यों करना जब हमें के वाले की ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों करना। तो ऑप्शंस पे एग्जाम में ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत हेल्प करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है ए कैप बी कैप सी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर से, मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो 1 है। दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 8 दे रखा है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसका स्क्वायर का वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब क्या होगा? a प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी प्लस ए डॉट सी प्लस ए, उनकी वैल्यू हमें 8 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जिस चीज़ की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो जो हमें निकालना होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी, तो इसका स्क्वायर कर दें। तो इसका स्क्वायर का मतलब है 2a प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट 2a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से आएगा 4a डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसकी इंटू इससे करोगे 2a डॉट बी आएगा प्लस 2a डॉट सी, फिर प्लस 2a डॉट बी प्लस b डॉट बी प्लस b डॉट सी, फिर प्लस c डॉट 2a यानी 2a डॉट सी, या फिर c डॉट ए कुछ भी लिख दो, c डॉट बी और c डॉट सी। और c डॉट सी तो मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर हो जाएगा और b डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर हो जाता है। ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर्स है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 1 1 है ना। तो ये तो 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, मतलब ये 4 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये 1 है, ये 1 है, तो 6 तो आ गया ये। अब यहाँ से क्या आता है? 2a डॉट बी और ये रहा हमारा 2a डॉट बी, तो 4a डॉट बी हो गया प्लस 2a डॉट सी, तो ये हो गया 4a डॉट सी, और ये b डॉट सी हो जाएगा 2b डॉट सी, इतना आया। अब a डॉट सी और b डॉट सी की वैल्यू हमें किसी तरीके से पता करनी है और इनकी हेल्प से पता चलेगी। तो जब हमें ये दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए और b क्या है? वेक्टर है, इक्वल टू 8 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, इनको सॉल्व करके ही करते हैं, वो हमने बहुत बार किया है। ये आएगा, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, 1 + 1 2, इसमें से माइनस हो जाएगा 6, 2a डॉट बी कितना आएगा? 6, या फिर a डॉट बी 3 आ जाता है, तो a डॉट बी 3 आता है, 4 × 12 6 + 12 यहाँ आ गया, प्लस a डॉट सी निकालना है तो फिर से इसी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। a डॉट सी या b डॉट सी आएगा, एक मिनट, हाँ, इसकी इंटू इससे फिर a डॉट बी फिर a डॉट सी, अच्छा ठीक है, a डॉट सी। तो अगर हमें a डॉट सी निकालना तो a डॉट सी इससे निकलेगा, ठीक है। तो c प्लस a का स्क्वायर, तो यहाँ पर दिया है c प्लस a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 8 दे रखा है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी या c डॉट ए आएगा, इक्वल टू में 8 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 + 1 2, इसमें से माइनस करोगे तो a डॉट सी अगेन 3 ही आएगा, तो a डॉट से अगेन 3 आएगा। इसी तरीके से b प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 8 रखोगे तो b प्लस सी भी अगेन
3 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 और 6 कितने हो जाएंगे 36। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 36 आया। 36 का मतलब क्या था, ये इसका मतलब क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ 2a + b + c का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 36 है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ 2a + b + c कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन यानी 6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है हमसे द पॉइंट्स विद द पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, मतलब पॉइंट्स, पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तीसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये, तीनों कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो ए बताओ, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनने वाला ट्रायंगल का एरिया हमेशा 0। तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा, जब तीनों एक ही लाइन में तो इनसे एरिया बनेगा नहीं बनेगा, इनका एरिया क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर ले सकते हैं, वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक तो एरिया 0 कर सकते हैं, वरना हम ये भी चीज़ सोच सकते हैं क्या कि ए ये है, बी ये है, सी है, तो हमारा ये हुआ 0 ओरिजिन, ये हुआ एक्स एक्सिस, ओ से ए पॉइंट तक ये होता है ओ ए, ये है ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। हो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 60i + 3j दे रखा है, तो ओ ए की वैल्यू 60i + 3j दे रखी है। फिर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है उसने, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा, ये दे रखा है। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो यहाँ से ऐसे देखा जाएगा, ये ओ सी वैक्टर ये हो गया, ओ बी ये हो गया। तो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ सी उसने दे रखा है, तो ओ सी कितना हो जाएगा ये, तो उसने हमें ओ ए दे रखा है, ओ बी दे रखा है, ओ सी दे रखा है, 3 तो चीज़ें उसने हमें दे रखी हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हमें, एक मिनट, इस क्वेश्चन में हमें तीनों के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर ओ ए ओ बी, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी, सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है ओ सी है। ठीक है, तीनों अगर कोलिनियर होते हैं तो कोलिनियर में मैंने बताया था डायरेक्शन रेशियोज भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अगर जैसे पॉइंट लिखा हमने, पहला जो पॉइंट है वो ये है, ठीक है, दूसरे पॉइंट का है वैल्यू ये, तीसरे पॉइंट का वैल्यू है ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 63 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। वो भी चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करके ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर सीधा सीधा ये भी आप कर सकते हो कि तीनों जो है एक ही लाइन में है, तीनों जब एक ही लाइन में होते हैं तो ये हमारा ओ ए है, वेक्टर से भी कर सकते हो, पॉइंट की हेल्प से भी कर सकते हो, जो मर्जी है वो करो। ठीक है, तो जब हम ए बी निकालेंगे, वेक्टर ए बी निकालते हैं, तो बी वाले में से ए वाले पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो -20i - 11j, फिर इसमें से बी सी निकाल दो, ए बी निकाल दिया जिसमें सिर्फ नंबर थे, ए तो नहीं था, फिर बी सी निकालते हैं, बी सी निकालने के लिए सी से बी माइनस कर दो, तो ये आएगा a - 40i - 52 + 8 कितना हो जाएगा 46 44, तो ये हो जाएगा 44j। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास। तो जब ये दोनों कोलिनियर है, मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के डीआर्स निकाल लिए। ठीक है, मतलब हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला। अब क्या कर दो, -20 इसमें ना थोड़ा सा तो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है और थोड़ा सा लगता है वेक्टर वाला, चाहे वेक्टर से कर लो चाहे पॉइंट से कर लो, आपकी मर्जी है। इन 3 पॉइंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 रखकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे और ए की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वो होती है। तो सिंपल क्या करो, एक पॉइंट ये है, ये भी मत सोचो, आई जे के भी भूल जाओ, एक पॉइंट ये है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो ये -20 - 11 मिलेगा, ए बी लाइन के डी आर्स आ जाएंगे। फिर सी में से बी वाला माइनस कर देना पॉइंट, बी सी लाइन के डी आर्स आ जाएंगे, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो जब दो लाइंस जो होती हैं वो कोलिनियर है, ए बी लाइन और बी सी लाइन कोलिनियर है, तो इसके डी आर्स अपॉन इसका डी आर्स कर दो, जैसे हमने अभी किया। तो आई जे के में फंसने की ज़रूरत नहीं है, कम टाइम लगाओ ना, आई जे के में क्यों लिखना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे 1/4, 4 के इंटू इसे करोगे -80 = a - 40, या फिर ये इधर आ जाएगा तो -40, a की वैल्यू जो हो जाएगी वो -40 हो जाएगी। यही हमसे पूछ रहा था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है a + b + c 0 दे रखा है और इन तीनों की वैल्यू दे रखी है, a और b के बीच का एंगल बताना है। तो a + b + c अगर 0 है
और एंगल ए और बी के बीच का बताना है, तो ए प्लस बी को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे या फिर दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ये होगा। अब अगर स्क्वायर करते हैं दोनों साइड में तो ये हो जाएगा ऐसे, या फिर इसको लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। और जब वेक्टर सी का नेगेटिव कर दो और फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालोगे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ यही रहेगा। ठीक है, मैंने माना सी जो था वो आई था और सी जो था वो माइनस आई था, तो मैंने क्या किया, पहले तो सी वेक्टर इतना था, फिर उसका नेगेटिव कर दिया। चाहे तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो 1 आएगा, चाहे अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो 1 ही आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव करने के बाद मैग्नीट्यूड निकालो, चाहे पहले ही मैग्नीट्यूड निकालो, बाद में नहीं रखना। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मेरे पास कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इसका मैग्नीट्यूड ये ही आएगा। क्यों, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, तो बात जो होगी वो वहीं पे रहेगी। तो इसका मतलब ये ही होगा। इसकी वैल्यू 7 दे रखी है तो 7 का स्क्वायर ये हो गया 49। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। डायरेक्ट ही याद कर लो अब तो इसे, ये होता है। ये हमें पता है 3 दे रखा है और b दे रखा है हमें 5। 3 का स्क्वायर b का स्क्वायर 25 प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 49। अब इसमें से इसे माइनस कर देना, पहले 9 माइनस कर दो तो 40 हो गया, फिर 25 माइनस करोगे 15 बचेगा, तो a डॉट बी की जो वैल्यू आएगी वो 15/2 आएगी। a डॉट बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। थीटा जो है a और b के बीच में बनने वाला एंगल है। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है, तो 3 × 5 15, 15 से 15 कैंसिल। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब हमारा एंगल 60 डिग्री होता है। 60 मतलब बी ऑप्शन यानी π/3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या, ये दे रखा है तो बड़ा खतरनाक सा दे रखा है बट हो जाएगा। इसमें क्या कहा है कि ए बी सी हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तीनों जो है नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, क्या मतलब है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तो 1। बी के बाद सी, सी के बाद ए, एक सी के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी है, तो सेम वैल्यू है इन दोनों की, तो 1 होगा। दिस अपॉन दिस सेम है, इन दोनों की वैल्यू भी 1 है, बस हमें साइक्लिसिटी चेक करनी होती है। मतलब साइक्लिसिटी नहीं बोलेंगे, सॉरी, साइकिल चेक कर लो। ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी के बाद ए, सी के बाद बी, सी के बाद बी आता है, सी के बाद ए आता है, तो वही यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी। ठीक है, तो देखो ए बी सी, ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट बी क्रॉस, सी डॉट ए क्रॉस बी, तीनों बराबर होते हैं। बट यहाँ पर क्या है, देखो ए के बाद बी के बाद सी, ठीक, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ठीक, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी है, तो ये तो 1 मिलेगा, 1 प्लस बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी, ये दोनों भी सेम है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी ए बी सी का, ये भी ए बी सी का, तो फिर से 1 प्लस। अब इसमें क्या है, सी के बाद ए आता है, बी नहीं आता है, सी के बाद ए आता है, बी नहीं आता है, और नीचे ए बी सी है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी ही आएगा। ऊपर सी डॉट बी क्रॉस ए है, तो सी डॉट बी क्रॉस ए है, सी के बाद बी क्रॉस ए को हम चेंज कर सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी कर सकते हैं, लेकिन माइनस आ जाएगा बाहर, बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी ही हो गया, और बट माइनस साइन आएगा, ये कैंसिल, तो 1, ये 1 आएगा, यानी 2 - 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, तो आंसर इसका सी ऑप्शन यानी 1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि केवीएस पीजीटी में आ रखा है ये। ए बी सी 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तीनों में से कोई सा भी जीरो नहीं है, सच दैट सी इज़ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सी जो है वो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ, और सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए और बी का, ए और बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ए क्रॉस बी करोगे तो सी ही मिलेगा। ए क्रॉस बी जो होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, और ए और बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो उसने सी दिया है, इसका मतलब ए क्रॉस बी सी के बराबर। भाई एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर जो वेक्टर बनता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ठीक। और उन्होंने कहा है ए और बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो सी वेक्टर है, तो ये चीज़ यहाँ से मिल गई। इसका मैग्नीट्यूड 1 है,
ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड, या फिर इसका मतलब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड जो कि 1 है। ठीक है, इसने सिर्फ सी को कहा है कि यूनिट वेक्टर है। ए और बी के बीच में एंगल π/6 है, तो ए और बी के बीच में एंगल अगर π/6 है तो यहाँ पर π/6 रख दें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन π/6 इक्वल टू 1। साइन 30 होता है हमारा 1/2, तो यहाँ से आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाता है 2। ये हो गया। ठीक, उसके बाद वो पूछ रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो ये जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर का मतलब है ए बी सी डॉट ए बी सी। इसका मतलब क्या होता है ए डॉट बी क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, चाहे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी को ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस साइक्लिकली होना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी, अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने आंसर जो पूछा है इस टाइप से पूछ रखा है, ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या आएगा। ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर डॉट हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, ये भी स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये भी नंबर आएगा ये भी नंबर, तो बीच में हम कुछ नहीं लगा सकते, डॉट और क्रॉस। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब तो सी था, तो इसकी जगह अगर सी रखूँ तो सी डॉट सी। ठीक है, और ये भी सी डॉट सी। सी डॉट सी कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। सी जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर यानी 1, तो यानी इसकी वैल्यू जो आ रही है 1 आ रही है। ठीक, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अब ऑप्शन में तो ये सब चीज़ें दे रखा है, लेकिन हमें पता है इसकी वैल्यू 2 आ रही है ना, तो यानी हमारा आंसर ये है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी करते हैं तो 2 दे रखा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर करते हैं तो यही तो आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो तो हो नहीं सकता। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर कर दें, तो इसकी वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो 1 आना चाहिए था। तो ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 1/4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आता है अब, और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारी 1 ही आ रही थी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है इसने कि ए और बी जो है वो यूनिट वेक्टर है। अगर ए और बी जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए और बी का मैग्नीट्यूड 1, थीटा एंगल है उनके बीच का। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, और थीटा उनके बीच में एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक, अब ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है, तो 2 को तो भूल जाओ, पहले ये चीज़ सॉल्व कर लो। ठीक है, ये आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर कर दिया, तो जब हम सिर्फ ऊपर वाला टर्म निकालते हैं इसका स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो 2 माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी 1 ये भी 1, 2 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस 2 थीटा वाला अगर फॉर्मूला याद होगा ना, आइडेंटिटी याद होगी तो कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो वैल्यू आई है वो इसकी है, तो दोनों साइड अंडर रूट करोगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, और इसका करना था आधा। ये जो वैल्यू आई है वो इसकी वैल्यू आई, और हमसे पूछी जा रही थी इसकी वैल्यू, मतलब इसके हाफ की वैल्यू, तो साइन थीटा बाई 2 आएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई 2, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड पूछता है तो फर्स्ट वेक्टर उसने ये कहा है, सेकंड वेक्टर उसने हमें ये कहा है, और थर्ड वेक्टर उसने हमें ये कहा है। वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है इन 3 वेक्टर से बनने वाले पैरेललोपाइप्ड का, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये मान लिए हमने तीनों, तो इनका जो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम इनका निकाल देंगे तो वही वॉल्यूम होता है। 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वही वॉल्यूम होता है। ये ए एक नंबर है, ये एक वेक्टर है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है? आसान, 1 1
सॉरी इस वेक्टर से 1a1 लिख लिया, इससे i वाला तो 0 है, j वाला 1 है, k वाला a है, इससे i वाला a है, j वाला 0 है, k वाला 1 है, ठीक है, ये है। तो उसने कहा है कि ये जो है मिनिमम है, ये जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है, तब हमें a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो वॉल्यूम है वो तो हमें पता चल जाएगा इतना, वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है, वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। देखिए क्या करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करते तो 1 ये आएगा 1 माइनस ए, डिटर्मिनेंट निकालते ना, माइनस ए करेंगे तो 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस ए तो माइनस ए आ जाता है, तो यानी 1 प्लस ए क्यूब माइनस ए ये आ जाता है, ये आ जाता है हमारा वॉल्यूम। जब ये वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है तो एक बार तो इसका डिफ्रेंशिएट करो ए के रिस्पेक्ट में ही, एक बार करो डिफ्रेंशिएशन तो 2a स्क्वायर माइनस 1 आएगा, फिर दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करो a के रिस्पेक्ट में ही तो कितना आ जाएगा 6a। अगर ये चीज़ पॉजिटिव आ रही है दैट मीन्स ये मिनिमम, अगर ये चीज़ पॉजिटिव आती है, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, क्या करते हैं हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, ये भाई पहले हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, चाहे तो आप b क्रॉस c निकालो फिर a से डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि डॉट करने पर स्केलर क्वांटिटी ही आती है तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें से हमने 1a1 फिर 0 1a a01, ठीक है। तो ये हमने फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व की, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम जैसे ही हमें मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, एक बार जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसका एक बार डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे, अगर दोबारा डिफरेंशिएशन करने पर जो भी वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है वो मिनिमम होगा, अगर ये नेगेटिव आती है तो ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसने कहा ही क्या कि वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, क्योंकि वॉल्यूम अगर मिनिमम है तो ये पॉजिटिव आता है, और वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होता है तो ये नेगेटिव आता है, तो ये पॉजिटिव आई, इसका मतलब ये मिनिमम ही है, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ से पक्का हो गई। तो उसने कहा था कि वॉल्यूम अगर मिनिमम है तो ए की वैल्यू बतानी है, वॉल्यूम अगर मिनिमम है तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, इसको हम फिर 0 के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/√3 आएगी, ए की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आएगी। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें रखो, ठीक है। ए की दो वैल्यूज़ मिली, एक तो 1/√3 एक माइनस 1/√3, इसमें रखो 1 प्लस 1/3√3 माइनस √3, और यहाँ पे रखोगे 1 माइनस 1/3√3 प्लस √3 प्लस 1/√3। अब ये चीज़ों में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे भी मिनिमम आ रहा होगा उससे तो हमें मतलब, हाँ। अब देखो क्या होगा, एक मिनट दोबारा से देख लो कि जैसे हमारे पास ये फंक्शन हो गया, ए की वैल्यू एक तो 1/√3 आ रही है, एक माइनस 1/√3 आ रही है, तो हमें मिनिमम तो आना ही है। एक बार इन रख करके और देख लो, ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन में 1/√3 ही दे रखा है, तो हमें चक्कर में फंसना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 1/√3 आया तो इसमें 1/√3 दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। माइनस 1/√3 दे ही नहीं रखा है तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आंसर हमारा 1/√3 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि ये दे रखा है, फिर ये दिया है एंगल बिटवीन ए बी निकालना है, एंगल बिटवीन ए बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू सी है, तो यहाँ पर करते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू सी का मैग्नीट्यूड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। इसे सॉल्व करेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सभी जगह पे यही चीज़ ज़्यादा हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। अब इसने यूनिट वेक्टर तो कहीं कहा नहीं है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये चीज़ इसने दे रखी है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो ये वैल्यू आती है, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम दिस माइनस दिस रख दें, ठीक है, या फिर जैसे इसकी जगह पे देखो ये वाली इक्वेशन ले लो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है, ये चीज़ बराबर है, तो ये और ये क्या होगी, बराबर होगी। जब ये वाला पोर्शन इसके बराबर है तो ये और ये तो इनसे कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज़ इसके बराबर हो गई, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया ए डॉट बी के बराबर। ए डॉट बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाती है, और थीटा 1 तब होता है जब थीटा 0 होता है, कॉस थीटा 1 तब होता है जब थीटा 0 होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वेक्टर p
वेक्टर ए वेक्टर बी कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो एक्स की वैल्यू बतानी। कोप्लेनर के केस में क्या करते थे, पहले वेक्टर से आई जे के साथ जो लिखे हैं वो लिखे, दूसरे वेक्टर से आई जे के साथ जो लिखे हैं वो लिखे, फिर तीसरे के साथ आई जे के साथ जो लिखे हैं वो लिखे और डिटर्मिनेंट 0, एक्स की वैल्यू खुद फाइंड कर लेना। ठीक है, कोप्लेनर वाला वेक्टर क्वेश्चन मैंने पहले भी छोड़ा है, तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। एक्स की जो वैल्यू आएगी उसी पर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की उस वैल्यू के लिए हमारा जो 3 वेक्टर्स हैं वो कोप्लेनर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो हो गया 1। इंक्लाइंड है 30 डिग्री के एंगल पर, मतलब दोनों जो हैं 30 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। पूछता है ये चीज़, तो जब भी हमसे ये चीज़ पूछी जाती है हम इसका स्क्वायर करते हैं। ए डॉट ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू होती थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये भी 1 है, ये भी 1 है, यहाँ से तो 1 + 1 2 + 2, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 दे रखी है। थीटा मतलब दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ही उन्होंने दिया है, ए और बी के बीच में बनने वाला एंगल। 2 + 2, इसकी दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 × 1 1, cos 30 होता है √3/2, इससे कैंसिल हो गया। cos 30 यानी sin 60, ठीक है, √3/2 होता है तो इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें मिला a + b का जो स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का 2 + √3 है, तो हमें तो ये स्क्वायर हटाना है। जब हम दोनों साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो √3 + 2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका करेंगे पूरे का √। तो ये आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है ना ये, तो हम इसको बनाएंगे ऐसा। कैसे बनाएंगे कि भाई ये 2 + √3 है, तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया, इसमें अगर मैं +1 कर दूँ और -1 कर दूँ तो देखो 2 + √3 है √, में इसको मुझे रूट से बाहर निकालना है। तो हमने क्या किया, इसमें +2 किया -2 किया, +2 करने पर क्या हो गया, अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे इंटू होगी, सॉरी देखो 2 + √3 को √, से बाहर लाना है। तो जब हम a + b का होल स्क्वायर लिखते थे तो a² + b² + 2ab होता था, तो जो ए बी दोनों की मल्टीप्लाई करते थे उसके साथ 2 होना ज़रूरी है। तो ये अगर मैं ए बी मानूँ तो इसके साथ 2 होना ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ना ए का स्क्वायर है ना बी का स्क्वायर, तो ए बी ही हो सकता है ये। और अगर ये ए बी हो सकता है तो इसके साथ 2 होना ज़रूरी है, और अगर इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करते हो तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा। ठीक, नीचे भी 2 करना पड़ेगा, तो इसके नीचे भी 2 कर दो, ये हो गया। तो ये आया 4 + 2√3/2 और √। तो अब इसे लिख सकते हो √2, 1/√2 बाहर लिख लिया, ऊपर है 4 को लिखा हमने 1 + 3 + 2√3। 1 + 3 क्यों लिखा, 2 + 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 + 3 अगर लिखते हैं तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हो √3 का स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर इंटू, सॉरी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये तो अब ये जो बन गया है ये बन गया हमारा 1 + √3 का स्क्वायर और ऊपर है √, तो 1 + √3 आएगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा √2, तो आंसर आएगा 1 + √3/√2। तो 1 + √3/√2 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा देख लो इस चीज़ को एक बारी। जैसे हमें 2 + √3 दिया था और हमें a + b + c का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर ये होता है ना, तो ये वाला इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उल्टा फॉर्म बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो जब दोनों, भाई ये जो चीज़ है वो ना तो किसी का स्क्वायर है, तो ये दोनों चीज़ तो हो नहीं सकते, तो ए बी को √3 मान सकता है। तो ए बी को अगर √3 मानते हैं तो इसके साथ 2 होना ज़रूरी, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें भी हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 + 2√3 आया ये। अब 4 को 1 + 3 में ब्रेक कर दिया, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर और 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, 3 को लिखा √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3, तो ये आएगा। तो ये जो चीज़ बन गई है 1 + √3 का स्क्वायर बन गई। अब इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, रूट से इसको बाहर निकालना था हमने, तो कितना हो गया था 1 + √3। ठीक है, तो ये भी चीज़ें एग्जाम में काम आती हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ए वेक्टर है, ये a डॉट b करने पर ये आता है, a क्रॉस b करने पर ये आता है, तो 3b कितना होगा, ये इसने हमसे पूछा है कि 3b कितना होगा। ठीक है, तो b वेक्टर हम मान लेते हैं xi + yj
प्लस जेड के। तो जब ए डॉट बी करेंगे, ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है ये, और डॉट प्रोडक्ट करने पर ये आएगा, तो यानी x प्लस वाई प्लस जेड करने पर 2 आता है, ठीक। और ए क्रॉस बी करने पर ये आता है, ए क्रॉस बी का मतलब है आई जे के, अगर इसका ए से डॉट तो 0 हो जाएगा, आई जे के ए क्रॉस बी करने पर, आई जे के ए का मतलब क्या है, ये वाला वेक्टर था ए 1 1 1, और बी वेक्टर ये है, तो यही तो होगा ए क्रॉस बी, ए में से 1 1 1, बी में से एक्स वाई जेड, ए क्रॉस बी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई जेड माइनस वाई माइनस जे जेड माइनस एक्स प्लस के वाई माइनस एक्स, और उसने क्वेश्चन में दिया है ए क्रॉस बी इतना आता है जे माइनस के, तो ये जो वैल्यू है जे माइनस के बराबर है, तो जे वाला, अब देखो आई के साथ इधर जेड माइनस वाई, इधर कुछ नहीं है तो 0, तो जेड माइनस वाई 0 हो गया, या फिर जेड इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद जे के साथ इधर माइनस जेड माइनस के एक्स है, इधर जे का साथ कौन है 1, और इधर कौन है जे के साथ माइनस जेड माइनस एक्स, तो ये माइनस भी भूल मत जाना, ए के बन गई इक्वेशन, और के साथ इधर -1 है, इधर कौन है वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। जेड और वाई को अगर बराबर कर दिया जाए तो यहाँ पर मैं वाई लिख दूँ, अगर यहाँ पर जेड की जगह पे वाई लिखूँगी तो ये और ये इक्वेशन सेम ही हो जाती है, ठीक है, ये और ये इक्वेशन क्या हो जाती है, सेम ही हो जाती है। तो इसने पूछा क्या हमसे, हमें 3b का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मतलब हमें वेक्टर b पता करना होगा। अब देखो z इक्वल्स टू, एक तो इक्वेशन ये हो गई, और 1 2 3 इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, या फिर z माइनस एक्स, देखो ये वाली इक्वेशन लेते हैं y माइनस एक्स वाली, और ये तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, और y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है -1, तो इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे 2y प्लस जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2y प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो एक ये बन गई, और y इक्वल टू क्या है z है, तो y की जगह जब z रखोगे तो 3z इक्वल टू 1, 3z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1/3, तो z की वैल्यू तो हमें पता चल गई कितनी आती है, z की वैल्यू तो हो गई 1/3, ठीक है। अब z की वैल्यू 1 है तो y 1/3 है, तो y की वैल्यू भी 1/3 होगी। अब y की वैल्यू 1/3 है तो इसमें रख दो, y की वैल्यू 1/3 है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1, या फिर x इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1, या फिर 4/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो यहाँ से जो वेक्टर आता है हमारे पास 4/3i प्लस 1/3j प्लस 1/3k, ये आ गया वेक्टर b। अब क्या करना है, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो जब 3b निकालना ना, 3b वेक्टर 3 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4i प्लस j प्लस k ही बचेगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 16 2 18, √18 क्या होता है 9 × 2, 9 बाहर आएगा तो 3 √2, तो आंसर हो जाएगा 3√2, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।